नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। सत्ता के कई रंग होते हैं। इन रंगों में भ्रष्टाचार के काले रंग ने कई सत्ताओं को हिलाया है, लेकिन बदलते वक्त के साथ भ्रष्टाचार सत्ता में अब काला दाग नहीं बल्कि रंगीन गुलाल बन गया है, जो अब सियासी चेहरों को शर्मसार नहीं बल्कि कलरफुल यानी रंगीन बना देता है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो चल रहा है वो सब आपको पता है, लेकिन आज हम आपको उससे आगे लेकर चलेंगे और बताएंगे कि कैसे देश में कुछ नेताओं के लिए भ्रष्ट होना सत्ता का हिट फॉर्मूला बन रहा है। तो हम सत्ता शो की शुरुआत करें उससे पहले हमारा आज का सवाल ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, क्या राजनीति में भ्रष्टाचार जनता के लिए अब मुद्दा नहीं है? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए कि क्या राजनीति में भ्रष्टाचार जनता के लिए मुद्दा नहीं है? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के अंत में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। तो उच्च सरकारी पद पर बैठा एक अफसर एक मंत्री पर 100 करोड़ उगाही का आरोप लगाता है। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप के बावजूद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सहयोगी अनिल देशमुख को बचाने में लगे हैं। यहां सवाल इस मुद्दे की सियासत का नहीं है। सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों को भ्रष्टाचार का कलंक अब गुलाल जैसा रंगीन क्यों लगता है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के इल्जाम भले ही संगीन हो, लेकिन इस मामले पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अनिल देशमुख गृह मंत्री के पद पर बने रहेंगे, भले ही विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग मुंबई से दिल्ली तक कर रहा हो। देश जानना चाहता है कि एक जिले में 100 करोड़ रुपए तो पूरे महाराष्ट्र में कितने हजार करोड़ की वसूली थी। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। गृह मंत्री जी ने बोला होगा कि अगर मेरा रिजाइन लिया तो मैं सारे नाम ले लूंगा, सबकी पोल खोल दूंगा। विपक्ष भले ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा हो, लेकिन शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन उल्टे सवाल जवाब कर रहा है। आणि विरोधी पक्ष एखादी गोष्ट मागणी करतो म्हणजे ती प्रत्येक मागणी ही सत्यावर आधारित असते असं नाही। ठीक आहे, त्याने एखादी मागणी केली असेल, उठसूट राजीनामा मागणं हा विरोधी पक्षाचा एक नवीन एक उद्योग सुरू झालेला आहे। 100 करोड़ उगाही के मामले में घंटों बीतने के बावजूद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साइलेंट है। दिल्ली में मोर्चा खुद शरद पवार ने संभाला है। वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम के एक एक आरोप का जवाब दे रहे हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष के बीच इस मामले में सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आरोपों से घिरे अनिल देशमुख को बेकसूर साबित करने के लिए शरद पवार ने उनके फरवरी महीने का शेड्यूल पेश किया, तो बीजेपी महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पुराने वीडियो के साथ मैदान में आ गई। सांप सीढ़ी की सियासत के बीच परमवीर सिंह पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। सवाल इतना है कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद अनिल देशमुख का भविष्य क्या होता है? वैसे महाराष्ट्र की सत्ता में भ्रष्टाचार का खेल पुराना है। खाकी और खादी के कनेक्शन ने कई बार राज्य की सत्ता के गलियारे में सनसनी मचाई है। आज जो अनिल देशमुख आरोपों के कटघरे में है, ऐसे सियासतदानों की मौजूदा सियासत में लंबी लिस्ट है। ऐसे नेताओं पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, लेकिन सच यही है कि ऐसे नेताओं के एक हाथ में भ्रष्टाचार के आरोप हैं और दूसरे हाथ में सत्ता की मलाई। महाराष्ट्र की सियासत में एक अकेले गृह मंत्री अनिल देशमुख पर ही भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। सूबे की महागाड़ी सरकार दागदार योद्धाओं से भरी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के 64% मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उद्धव कैबिनेट के 42 में से 27 मंत्री दागदार हैं। महाराष्ट्र के सियासी इतिहास में मंत्रियों पर क्रिमिनल केस आम है।
चाहे शिवसेना हो या एनसीपी, बीजेपी या कांग्रेस। जब जिसकी सरकार रही, हर सरकार में ऐसे चेहरे रहे जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और केस भी चले। महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर सिंचाई घोटाले का आरोप है। छगन भुजबल 2016 में जमीन घोटाले के दोषी पाए गए। छगन भुजबल को 2016 से 2018 तक जेल हुई और अब वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिक्षा मंत्री रहे विनोद तावड़े भी भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे थे। तावड़े पर 2015 में 191 करोड़ के टेंडर घोटाले का आरोप लगा था, जबकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आदर्श हाउसिंग घोटाला केस में इस्तीफा देना पड़ा था। इसके अलावा महाराष्ट्र में नेता, पुलिस और अपराधियों के गठजोड़ के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने वाजे के बहाने मौजूदा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगाए, ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं। 1993 में आई वोहरा कमेटी ने अंडरवर्ल्ड और मुंबई पुलिस की सांठगांठ की रिपोर्ट दी। 1999 में मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 17 पुलिस अधिकारियों के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते की जानकारी दी। 2015 में बीजेपी नेता और पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने खुलासा किया था कि कुछ करप्ट पुलिस वालों की वजह से वाजपेयी सरकार के दौरान दुबई में दाऊद इब्राहिम को मार गिराने का प्लान फेल हो गया था। तो ये उस देश का हाल है जहां ऐसे भी कई नेता हुए जिन पर कोई आरोप नहीं लगा, फिर भी नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री थे। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने महबूबनगर ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1999 में बंगाल के गैसलमेर ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। आप सोचिए, यहां बात नैतिकता की हो रही थी, लेकिन बीते 70 वर्षों में सत्ता के गलियारों में करप्शन की कहानी महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। सत्ता में भ्रष्टाचार का विस्तार पूरे देश में है। देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य है जहां सियासी दल के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग ना हो। देश के राजनीतिक इतिहास में कई बार भ्रष्टाचार सियासी भूचाल ला चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। शारदा घोटाला, पश्चिम बंगाल। 10,000 करोड़ का गबन। पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक ठगी। 14 लाख निवेशकों से धोखाधड़ी। एक ऐसा घोटाला जिसने कोलकाता से दिल्ली तक कोहराम मचा दिया। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के दौरान शारदा घोटाला भ्रष्टाचार का वो मामला है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई आमने सामने आ गई थी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के छींटे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार पर पड़े। आरोप था कि गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1,513 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें 1,437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी सिर्फ 60% काम हुआ। 95% बजट जारी होने के बाद भी गोमती रिवर फ्रंट का सिर्फ 60% काम पूरा हो पाया। सोना घोटाला, केरल। केरल की राजनीति में गोल्ड स्कैम से सनसनी मची। घोटाले के तार राज्य के बड़े नेताओं और सरकारी अफसरों से जुड़े। घोटाले में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री पी विजयन के प्रधान सचिव एम शिवशंकर पर गाज भी गिर चुकी है। एनआईए पूरे मामले के सच की पड़ताल कर रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर शिक्षकों की भर्ती में रिश्वत लेने का आरोप लगा। दिल्ली की एक अदालत ने गैर कानूनी रूप से शिक्षकों की बहाली को लेकर चौटाला को दोषी भी माना और 10 साल की कैद की सजा सुनाई। और आइए अब आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों में कितने दागी रहे, कितने सांसदों पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे। तो गौर से देखें तो आपराधी केस वाले सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2009 से 2019 तक दागी सांसदों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। और जब आप इन आंकड़ों को देखना शुरू करेंगे किस तरीके से ये बढ़ना शुरू हुए, तो 2009 में 543 सांसदों में से जो प्रतिशत कुल निकल कर आ रहा था, वो 160 सांसद जो थे वो दागी थे, यानी 30% सांसद दागी रहे। 2014 में 542 में से 185 सांसद दागी थे, यानी 34% सांसद दागी थे। और 2019 में 539 में से 233, यानी 43% सांसद दागी सांसद थे। ये स्थिति देखिए, लगातार सांसदों की संख्या बढ़ती रही, उन सांसदों की जिन पर क्रिमिनल केसेस थे। और राज्य विधानसभा की अगर हम स्थिति देखना शुरू करें किस तरीके से है, तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट है। इसमें से 176 ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। सोचिए, 176, 62% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। उत्तर प्रदेश में 404, जिसमें से 43 पर अभी आपराधिक मामले हैं, यानी
मध्य प्रदेश में 230 यानी 94, इनमें से 94 पर आपराधिक मामले 40%, बिहार में 243, 163 लोगों पर आपराधिक मामले हैं, 68% यानी माना जाएगा। और दिल्ली में भी अगर हम देखें तो दिल्ली में भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं। तो दाग अच्छे हैं, सत्ता के खेल में ये बात काफ़ी हद तक सही है। देश में तमाम ऐसी मिसाल हैं जिसमें भ्रष्टाचार के दाग लगने के बाद राजनेता और दमदार होकर उभरते हैं। सवाल है कि क्या सत्ता की राजनीति में अब भ्रष्टाचार कॉमन है? क्या कानूनी डंडे के बाद ही करप्ट नेताओं पर कार्रवाई होती है? क्या जनता की अदालत में करप्शन का मुद्दा अब गंभीर नहीं है? करीब 2.5 दशक पहले बिहार की राजनीति में चारा घोटाले का भूचाल आया। लपेटे में राज्य के सीएम लालू प्रसाद यादव आए, लेकिन सत्ता की चाल देखिए कि चारा घोटाले में नामजद होने के बाद लालू यादव और कद्दावर हो गए। 1990 से 2005 तक बिहार में कमोबेश लालू राबड़ी का राज था। 1997 में चारा घोटाले के आरोप में लालू जेल गए, लेकिन अपनी जगह राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। लालू जेल से बाहर आए और आरोप लगने के बावजूद राजनीति करते रहे। 2004 में लालू केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री बने। ये वो लालू थे जो खुद को बिहार का राजा कहते थे और फिर दिल्ली आकर किंग मेकर भी बन गए। ताज्जुब की बात यह है कि चारा घोटाले में कानूनी हंटर के बावजूद लालू यादव के सियासी रुतबे में कोई कमी नहीं आई। बिहार में आरजेडी की लालटेन रोशन होती रही। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की भी कहानी ऐसी ही है। रिश्वतखोरी से लेकर हत्याकांड तक कई बड़े आरोप लगे, जेल भी गए, लेकिन ना तो राजनीति पर कोई खास फर्क पड़ा और ना ही सियासी रसूख पर। आरोप लगने के बाद भी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री भी बने और केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाला। लालू और शिबू सोरेन की तरह ही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर भी भ्रष्टाचार का कलंक लगा। 1996 से 2001 के बीच डीएमके सरकार ने आय से अधिक संपत्ति के कानून के तहत जयललिता के खिलाफ भ्रष्टाचार के दर्जनों और मामले दर्ज किए, लेकिन 2001 विधानसभा चुनाव में जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके को फिर जीत मिली। तंसी घोटाला में दोषी पाए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के मुख्यमंत्री बनने पर रोक लगा दी, जिस वजह से ओ पनीरसेल्वम को पहली बार तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया। दिसंबर 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जयललिता को बरी कर दिया और उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। इसी तरह कांग्रेस नेता सुखराम पर 3 लाख रुपए की घूस लेने का आरोप लगा था। 3 साल की सजा भी मिली। सुखराम कांग्रेस सरकार में संचार मंत्री थे। देश की राजनीति के और भी कई दिग्गज हैं जिनके दामन पर भ्रष्टाचार के दाग लगे, लेकिन राजनीति की गलियों में ये दाग महज तत्कालिक मुद्दे से ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक हैरान करने वाली रिपोर्ट अब आपको बताते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि जो आपराधिक बैकग्राउंड के नेता चुनाव लड़ते हैं, उनके जीतने के चांस ईमानदार नेताओं की तुलना में ज्यादा होते हैं। आप थोड़े से हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन ये वाकई एक रिसर्च है और इस रिसर्च को जो किया गया वो 2004 से 2016 के बीच में एडीआर ने किया था। और ये रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेता हैं, उनके जीतने के चांस 28% होते हैं और जो ईमानदार छवि वाले नेता होते हैं, उनके जीतने के चांस 15% होते हैं। ये 2004 से 2016 के बीच में एक सर्वे किया गया और देखा गया क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले नेता किस तरीके से जीतते गए और जो ईमानदार छवि वाले थे वो उनसे पीछे होते चले गए। एडीआर की ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई, ये जानने के लिए हमने एडीआर के संस्थापक सदस्य प्रोफेसर जगदीप कोचर से बात की। देखिए, इस रिपोर्ट का आधार ये है कि जितने उम्मीदवार हैं जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामले उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, वो नंबर हमने लिया और उनमें से कितने जीते वो नंबर लिया। वो जीतने वालों का इससे टोटल नंबर से विभाजन किया तो क्रिमिनल केस ना होने वाले 15% और क्रिमिनल केस होने वालों के जीतने का चांस 28% है। तो राजनीति और भ्रष्टाचार के पूरे विश्लेषण में एक सवाल यह भी है कि क्या नेता बनते ही संपत्ति बढ़ जाती है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसको लेकर एक रिसर्च हम आपको दिखाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 335 सांसद दोबारा से चुनाव लड़े। उनकी संपत्ति का औसत आंकड़ा करीब 16.5 करोड़ था, यानी हर सांसद के पास लगभग 16 करोड़ की संपत्ति थी। सिर्फ 5 सालों में, मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव में दोबारा चुनाव लड़ने वाले 335 सांसदों की औसत संपत्ति बढ़कर
23.5 करोड़ से ज्यादा हो गई। यानी औसतन करीब हर सांसद की संपत्ति में 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का इजाफा हो गया। आप सोचिए किस तरीके से उनकी संपत्ति बढ़ती चली गई। नेता के भ्रष्टाचार पर आम जनता क्या सोचती है? जब नेता जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं तो क्या कहा जाता है और क्या किस तरीके के बाद में जनता सोचती है, क्या कहती है जब वो इस तरीके के भ्रष्टाचार के केस देखती है? इसको भी सुन लेते हैं। नहीं, मुद्दा निश्चित तौर पे है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत चुनाव हुए, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी लोग दोबारा जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण। जनता के लिए मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है, और जनता ही इसकी है जिम्मेदार है। वो ऐसे लोगों को क्यों चुनकर भेजती है जो भ्रष्ट हो? भ्रष्टाचार ही मेन मुद्दा है। भ्रष्टाचार ख़त्म करना ही होगा, पर सरकार खुद ही भ्रष्टाचार में लिपटी हुई है, कैसे ख़त्म करेगी? ये भ्रष्टाचार जो है ना, वो जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं। जो भ्रष्टाचारियों को जब चुन चुन के भेज रहे हैं तो कानून भी उन्हीं के हिसाब से बनेंगे, तो उन्हीं के हिसाब से तब कुछ लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। तो जब भी आप माइक लेकर के सड़क पर निकलिए और लोगों से पूछिए तो लोग दो ही मुद्दों की बात करते हैं, एक विकास, दूसरा भ्रष्टाचार। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब यही लोग वोट डालने जाते हैं तब ना उनके दिमाग में विकास दिखाई देता है और ना ही भ्रष्टाचार। हमने आज आपसे एक सवाल भी किया था और उस सवाल के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन नेताओं और सियासी रसूख वालों के बारे में आपने अब तक जान लिया। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसे क्या सजा मिलती है। सोचिए, नेताओं की तो आपने देख ली स्थिति क्या है, आम आदमी की स्थिति क्या है। हिंदुस्तान में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब छोटे से भ्रष्टाचार या आरोप के मामले में आम आदमी को बड़ी सजा मिली। साल 2016 कुन्नूर तमिलनाडु इंजीनियर को 1 साल की जेल, 1000 रुपए घूस लेने के आरोप में हुई थी। साल 2016 एनडीएमसी एक अधिकारी को 3 साल की जेल हुई थी, उस पर 10,000 घूस लेने का आरोप। तो हमने आज आपसे सवाल किया था कि राजनीति में भ्रष्टाचार जनता के लिए मुद्दा नहीं है। इसके जवाब में हमें मिला है 60% कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, 37% बोल रहे हैं नहीं, और 3% फिर वही बात कर रहे हैं कि हमको इसका अंदाजा नहीं। तो सत्ता में आज इतना ही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।